सो दिस इज अ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। और ये तो अभी रिसेंटली चल रहा है, सो वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो what is important whenever there is some crisis like this is to understand the geography first, then the history of the region, then what is currently going on, and what is the probable outcome of this. So this is important for written point of view as well as SSB point of view. रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कोई पड़ोसी देश का नाम पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद रशिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सो एंड सो, कुछ भी पूछ लेंगे, ये रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एयरपोर्ट का नाम पूछ लेंगे, नोट्स तो मैं दे दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, ठीक है। सो कौन से एयरपोर्ट से जो है इंडियंस को वापस लाया गया था, कौन कौन से कंट्री ने सपोर्ट किया किसको, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं ये सब इसमें पूछे जा सकते हैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से. एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें ये आएगा कि आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन में सही कौन है, गलत कौन है, ठीक है ना। रशिया जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या, उसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए गए, इज इट वैलिड और इट शुड नॉट हैव बीन डन, ठीक है। सो योर व्यूज विल बी आस्क्ड ऑन दिस. So basically, after you understand the whole history, geography, and what is currently going on, you will be able to frame your own opinions on it. And your opinion will reflect what kind of logical reasoning do you have. One of the OLQ is logical reasoning, effective intelligence, logical reasoning. So one of the OLQs will be developed only when you know the whole topic well. ठीक है, ऊपर ऊपर से जो मीडिया में दिखाते हैं वो तो ठीक है, वो तो जानना ही चाहिए कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसकी पीछे की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा आपको, है ना, डोंट टच लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाथ है, दूसरे हाथ को रोक रहा है. सो इसका भी सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल देखकर कुछ नहीं समझेगा. ये कौन है क्या है, यूक्रेन का आपको फ्लैग दिख रहा होगा बस, ठीक है। एक हाथ आ रहा है और दूसरा एक और हाथ उसको रोक रहा है और लिख रहा है डोंट टच. सो ये है क्या बेसिकली, ठीक है। देन यहाँ पे जो है हमारे दो प्रेसिडेंट, दो देश के, ठीक है, यहाँ पे जेलेंस्की और पुतिन, ठीक है, ये दोनों है. Now if we go and see the map of these two countries, ठीक है, सिर्फ दो कंट्री के नहीं, आसपास के पड़ोसी देश के भी हमें देखना है. सो दिस इज यूक्रेन एंड इनका कैपिटल है कीव, ठीक है. यहाँ पे हमारा रशिया, ठीक है. यहाँ पे बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है. नीचे जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज क्रीमिया, ठीक है. ये क्रीमिया को 2014 में रशिया अपने अंदर मिला चुका है. रशिया ने क्रीमिया के ऊपर 2014 में अटैक करके इसके अपने अपने तरफ कर लिया है. सो टुडे क्रीमिया बिलोंग्स टू रशिया. इट इज ओरिजिनली एक्चुअली अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है. ओरिजिनली वो यूक्रेन का पार्ट था, ठीक है ना. तो ऐसा क्यों हुआ ये भी आज की कहानी में कवर हो जाएगा कि क्यों क्रीमिया को उन्होंने 2004 में अपना बना लिया था, ठीक है. वैसे तो देखो, बनाने के पीछे कारण कुछ और था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ रशिया को. कैसे, ये जो यहाँ पे सी दिख रहा है, द सी इज कॉल्ड अ सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव, ठीक है. और ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है ये. सो एक बार ये जगह हाथ लग गई तो ये वाला सी आ गया हाथ में, सी ऑफ एजोव. और ब्लैक सी के तहत, नहीं, ब्लैक सी के थ्रू यहाँ से जो है मेडिटेरेनियन सी में जाने का रास्ता भी खुल गया. ये यहाँ से एक पतला सा पैसेज है, यहाँ से जाके ये मेडिटेरेनियन सी को जाएगा. इसको बहुत लंबा एक्सेस मिल गया, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक पोर्ट है, ठीक है, जो कि अभी रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, सिल्वेस्टोपोल पोर्ट, ठीक है. सो क्रीमिया का सिल्वेस्टोपोल जो है, सिल्वेस्टोपोल पोर्ट, ये रशिया का वेस्टर्न साइड में सबसे बड़ा पोर्ट है फिलहाल क्रीमिया में, ठीक है. सो सो दिस इज द मैप. ये यूक्रेन, इसके आसपास कौन है, माल्डोवा है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, उस तरफ ऊपर नॉर्थ में बेलारूस है, ठीक है. और पूरा का पूरा जो ईस्टर्न साइड है वो रशिया से घिरा हुआ है, ठीक है ना. नीचे इनके ब्लैक सी है, ब्लैक सी पड़ता है, और जो साइड इनका छीन चुका है क्रीमिया, उसके जस्ट साइड में सी ऑफ एजोव पड़ता है. सो दिस इज अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस, ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस प्लेस इज इन न्यूज. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दिस टॉपिक, टेल मी कि ये रशिया कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है. डज इट बिलोंग टू एशिया और इट बिलोंग्स टू यूरोप. यूरोप, एशिया, बोथ.
यूरोप एशिया, यूरोप एशिया, एशिया यूरोप, यूरेशिया. Okay, expected, very much expected. Now see, understand this thing. वैसे जैसे आप लोग कह रहे हो कि दोनों को बिलोंग करता है, जो लोग कह रहे हैं कि दोनों को बिलोंग करता है, दे आर वेरी मच राइट, बट अंडरस्टैंड दैट कि इट बिलोंग्स टू यूरोप. व्हाई? बिकॉज वैसे देखा जाए तो यहाँ से ये जो पार्ट है, ये जितना मैं रेड कर रहा हूँ, ये जो पूरा पार्ट है, ये इनका एशिया में आता है, और ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इसका यूरोप में आता है. तो दोनों में पड़ रहा है. यहाँ पे उराल माउंटेन से, उराल माउंटेन से ये सेपरेटिंग बॉर्डर पड़ता है. ठीक है ना. सो कोई भी देश कौन से कॉन्टिनेंट का होगा, अगर वो ऐसे बंटवारे में है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो उसका कैपिटल कहाँ है वो डिसाइड करेगा. तो इसका कैपिटल कहाँ है? यहाँ पे मॉस्को. ठीक है ना. और पहले ओरिजिनल कैपिटल इसका पिट्सबर्ग था, पीटर्सबर्ग. ठीक है, पीटर्सबर्ग, पिट्सबर्ग, अलग अलग नाम उसके हमेशा से रहे. ठीक है. तो ये मॉस्को, पिट्सबर्ग, ये सब कहाँ पे है? ये सब यूरोपियन साइड में. दैट इज वाई वी हैव टू कंसिडर रशिया, इट विल बी अ पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है. और इस मैप में ये जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज यूक्रेन. ठीक है. ये हो गया ब्लैक सी, ये हो गया सी ऑफ एजोव. आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यूरोप मार्क करेंगे ना. यस, इसलिए तो कह रहा हूँ. उसका जो कैपिटल है वो है मॉस्को, एंड दैट इज इन यूरोप. आई थिंक यू वांट मी टू टर्न ऑन द माइक. यस, यू कैन स्पीक इफ यू वांट. सर माय क्वेश्चन इज दैट क्या हम इसको पॉपुलेशन के बेस पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया नहीं, का मोस्ट ऑफ नहीं. द एरिया जो है वो बंजर है, हाँ, स्नो है वहाँ. हाँ. तो इसीलिए अगर तो पॉपुलेशन वाइज भी देखोगे, देखो एक्चुअल में कैपिटल कैसे बेस्ड होता है. कैपिटल होता है कि उसका प्रेसिडेंट कहाँ रह रहा है. ठीक है ना. तो प्रेसिडेंट जो है मॉस्को में रहता है या पिट्सबर्ग में रहता है. दो कैपिटल्स हैं उनके. पिट्सबर्ग ओल्ड कैपिटल था, अभी मॉस्को है. सो दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे उनका पॉपुलेशन ज्यादा है. ये जो हम लोग बाकी जो पार्ट इसका एशिया में देखते हैं ना, इसी में एक्चुअल में बंजर है, उसी में ज्यादातर स्नो है. ठीक है. एशिया वाले पार्ट में ज्यादा नहीं है लोग. ठीक है. दिखने में बहुत बड़ा है. ठीक है. लेकिन एक्चुअल में उसका सारा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखे, मतलब एरिया छोटा लोग ज्यादा, वो उसके यूरोप साइड में ही ज्यादा है. सो पॉपुलेशन इज अ फैक्टर? नो, इट इज नॉट अ फैक्टर. बट यस, कि आप जैसे कह रहे हो कि ये ऐसा है, हाँ, ये तो सही बात है कि उसमें बंजर जमीन बहुत ज्यादा है, और उसका पॉपुलेशन डेंसिटी एक पार्ट में वो है. ठीक है. तो इट इज नॉट अ फैक्टर, इट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट इट इज अ कॉमन सेंस फैक्टर. जहाँ पॉपुलेशन है, अब इसी बात है ना, बंजर जमीन में जाकर थोड़ी रहेगा प्रेसिडेंट. ठीक है ना. सो इट इज कॉमन सेंस फैक्टर कि वो वैसा है. बट कैपिटल के हिसाब से कोई भी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करेगा, ये डिपेंड करता है जब ऐसा बंटवारा होता है. ठीक है. वो दोनों में लाई करता है. तो ओके, योर क्वेश्चन आंसर्ड. शैल वी मूव अहेड? ग्रेट. चलिए. सो व्हाई इज इट इन न्यूज? बिकॉज रशिया अटैक्ड यूक्रेन ऑन 24th of February 2022. अभी ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, है ना. और क्या ये अभी खत्म हो चुका है? डिड इट स्टॉप और इज इट ऑनगोइंग? ऑनगोइंग. यस. सो आज 112 डे है ना, करीब करीब 3 महीना हो चुका है. ठीक है. सो हम पढ़ेंगे कि ये क्यों चल रहा है, कि मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो व्हाई इज इट इन न्यूज? बिकॉज रशिया अटैक्ड यूक्रेन ऑन 24th अंडर स्पेशल मिलिट्री एक्शन. सो इट इज नॉट बीइंग कॉल्ड एज अ वॉर. तो इट इज नॉट अ रशिया यूक्रेन वॉर, इट इज अ स्पेशल मिलिट्री एक्शन. नाउ ये स्पेशल मिलिट्री एक्शन कानूनन तरीके से सही है. ठीक है. इसको जो है स्पेशल मिलिट्री एक्शन जो नाम दिया गया है ना, ये देखो, मजेदार बात क्या होती है पता है, ऐसे सारे झगड़ों में, इंटरनेशनल झगड़ों में, ये लोग दे डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन द राइट वे. ठीक है. सो वॉट एवर दे आर डूइंग, नो वन कैन क्वेश्चन लीगली. ये जो कर रहे हैं ना, ये सब कोई ना कोई कानून के तहत कर रहे हैं. अब मजा इसी को पढ़ने में आता है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये कैसे सही है. हाँ, खेलो मगर दिमाग से, सही बात है. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट और लर्न अबाउट कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तहत ये सही है, कौन से तहत ये गलत है, एवरीथिंग विल सी. ठीक है. सो रशिया अटैक यूक्रेन ऑन 24th एंड वेरियस सैंक्शंस वेर इम्पोज्ड ऑन रशिया बाय यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका. यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए. व्हाट डू यू मीन बाय सैंक्शंस? रिस्ट्रिक्शंस. Restrictions may be in the form of trade, it may be in the form of import, it may be in the form of currency. बहुत सारे sanctions लगे हैं, समय के साथ साथ देखेंगे कौन कौन से.
चलिए अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में पढ़ी है, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस था, ठीक है। और उसमें आपने जार निकोलस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जार निकोलस जो है वहां पे राजा हुआ करता था, राइट, यस। सो इन 1917 रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड, ठीक है ना। तो जार निकोलस जो है वहां पे बहुत ज्यादा तानाशाही करता था, ठीक है। ही वाज बेसिकली एब्सोल्यूट रूलर ओवर देयर। पीपल डिड नॉट लाइक, ब्लडी संडे इवेंट हुआ था एंड ऑल दोस थिंग्स, यू मस्ट बी नोइंग। पेट्रोगार्ड में जो है सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो फाइनली व्हाट हैपेंड इन 1917, बोशेविक के रेड आर्मी ने वहां पे रशियन रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, ठीक है। तो बोशेविक पार्टी जीत गया। वहां पे दो पार्टीज थे ना, एक बोशेविक थे एक मिशेविक थे। तो बोशेविक पार्टी का जो रेड आर्मी था, फाइनली उन्होंने जो है जार निकोलस के इस रिजिम को खत्म कर दिया, उसके रेन को खत्म कर दिया। तो जार निकोलस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो जार के अंडर में एक्चुअल में दोनों जगह आती थी, रशिया भी आता था, यूक्रेन भी आता था। तो 1917 तक तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही जार के अंडर में थे, ठीक है ना। 1917 में जैसे ही जार का रिजिम खत्म हुआ, तो वैसे दो देश बन गए, ठीक है। एक यूक्रेन सेपरेट हो गया, एक रशिया सेपरेट हो गया। रशिया में जो है बोशेविक पार्टी का जो रूल है वो चलता था वहां पे लेनिन के अंडर में। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो ये जो लेनिन था ये बोशेविक पार्टी का लीडर था, ठीक है। सो 1917 में यूक्रेन जो है ये फ्री हो जाता है और 1917 से वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन का नाम, ओरिजिनल नाम जो था वो था यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो दिस वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ यूक्रेन, ठीक है। ये नाम से वो 1917 से 1921 तक चला, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर अबाउट लेनिन, ही वाज अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है ना। वो सोशलिस्ट इंसान था, वो कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था, ठीक है। और वो जो है पूरे दुनिया में सोशलिज्म लाना चाहता था। तो एक बार बोशेविक पार्टी पावर में आ गई रशिया में, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी धीरे धीरे अपने साथ जोड़ने लग गए। ही स्टार्टेड मर्जिंग ऑल द सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इनटू रशिया एंड दिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। व्हाट इज यूएसएसआर? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये 16 कंट्रीज का एक कलेक्शन बन गया। 16 कंट्रीज में रशिया सबसे बड़ा था, उसमें और भी 15 और छोटे छोटे कंट्रीज थे, जैसे कजाकिस्तान था, ठीक है। मतलब मैं रिसेंट में जो न्यूज में थे उनके नाम बता रहा हूँ। कजाकिस्तान था, उसके बाद बेलारूस था, उसके बाद हमारा यूक्रेन था, ये सब उसी के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है ना। ये ईस्टर वाइल जो है यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। फाइनली ये बाद में टूटे 1991 में। तो ये बने कब थे यूएसएसआर? 30 दिसंबर 1922 में ये बने थे, ठीक है। यूएसएसआर बना था। सो यूएसएसआर के पार्ट में ये यूक्रेन भी आ गया था। यूक्रेन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैपेंड नाउ, देखो हम लोग को 105 ईयर्स 110 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़नी है, सो वी हैव टू कट शॉर्ट अ सर्टेन थिंग्स। सो नाउ व्हाट वी लर्नड, 1917 में ये जार के अंडर में हुआ करता था, यूक्रेन और रशिया दोनों। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद बोशेविक्स ने जो है दोनों को आजादी दे दी। यूक्रेन जो है एक यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया। 17 से 21 तक वो इंडिपेंडेंट था। 22 में बोशेविक्स ने जो है, लेनिन ने जो है बहुत सारे रिपब्लिक्स को, 16 रिपब्लिक्स को अपने अंडर लेकर यूएसएसआर फॉर्म किया 30 दिसंबर 1922, ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली वर्ल्ड वॉर के पीरियड्स आपको पता होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। 1945 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, ये सारे कंट्रीज जो है ना एक तरफ थे, दे वर फाइटिंग टुगेदर, ठीक है ना। वो एक तरफ थे। दूसरे तरफ जो है, दूसरे तरफ सेंट्रल पावर्स थे, दे वर कॉल्ड एज अलाइड पावर्स। जो ये यूएसएसआर, रशिया, ये यूएस, ब्रिटेन, ये सब जो है एक तरफ थे, दे वर कॉल्ड एज अलाइड पावर्स। दूसरे तरफ जो थे जर्मनी, जापान, ओटोमन एम्पायर, ये लोग थे सेंट्रल पावर्स। तो ये लोग इकट्ठा लड़े, ठीक है ना। यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, ये लोग सब इकट्ठा लड़े थे अलाइड पावर्स में। और ये इन्होंने जो है जर्मनी, जापान, ओटोमन एम्पायर, इन सबको हरा दिया। एज वी ऑल नो द फेमस अटैक ऑन जापान, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन क्या बोलते हैं, सरेंडर ऑफ जापान। जापान ने पहले सरेंडर किया, फिर धीरे धीरे जर्मनी ने भी सरेंडर किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कौन जीते? वो जीत गए ये अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स मतलब ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर, ये सब लोग। आफ्टर दिस पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी पूरे वर्ल्ड की, सबके पैसे खत्म हो गए थे। सिर्फ दो जगह पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था। एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर, ठीक है ना। बट जैसे कहते हैं ना, जंगल में एक ही शेर हो सकता है।
तो क्या हुआ कि जब पूरे वर्ल्ड में ये दोनों सुपर पावर इमर्ज हुए, अब इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन वो लड़ाई सामने नहीं दिख रही थी, इट वॉज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है ना, बेसिकली जेलसी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो है हम दोनों में से कौन मेन सुपर पावर बनेगा, इसकी रेस स्टार्ट हो गई। एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर पीरियड, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चला। 1991 में जब फाइनली यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद जो है ये कोल्ड वॉर पीरियड खत्म हुआ। ये आदित्य पूछो, माइक ऑन ही है शायद। हाँ बोलो। Sir, what is the meaning of Cold War? That is what I said. It is jealousy basically. So Cold War period is not actual war which is going on between them, but they basically want to become superpower. ठीक है, यूएसए को भी सुपर पावर बनना है, यूएसएसआर को भी सुपर पावर बनना है, तो दो सुपर पावर तो होंगे नहीं, ठीक है। हाँ, अंदर ही अंदर ये लोग जो है एक दूसरे से जलते थे। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्या है कि 1954 में यूरी गैगरन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। वो किसने भेजा? यूएसएसआर ने भेजा। तो फिर ये जो यूएसए वाले हैं, इन लोगों ने भी जो है अपने अंदर तैयारी स्टार्ट कर दी कि हमको इससे बेटर कुछ करना है। तो 1968-69 के टाइम पे जो है नील आर्मस्ट्रांग को इन्होंने चांद पे भेज दिया। वो स्पेस तक गया तो हम चांद तक गए। तो एक तरीके से जो है इनके बीच में जो है लड़ाई ऐसे चल रही थी, ठीक है, इंटरनल वॉर चल रहा था, ठीक है ना। सो क्या हुआ, बेसिकली वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर हो गया। कुछ लोग जो है यूएसए की तरफ चले गए, कुछ लोग जो है यूएसएसआर की तरफ चले गए। सिर्फ 7-8 ऐसे कंट्रीज थे जो कि न्यूट्रल रहे, उसमें इंडिया एक था। इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड नेशंस, जो कि दोनों की तरफ अलाइंड नहीं है। नॉन अलाइंड नेशंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी पार्ट थे, ठीक है ना। तो ये जो कुछ कंट्रीज थी, 7 कंट्रीज ने मिलके ये नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया था। बाकी के सारे जो लोग थे वो या तो यूएस की तरफ चले गए या तो यूएसएसआर की तरफ चले गए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, यूएस को अच्छा नहीं लगा ये चीज, ठीक है, बिकॉज ये जो 7-8 कंट्रीज है, इनको लगा कि ये ऐसे करके हमारे सपोर्ट को खत्म कर देंगे। तो वहां से कुछ समय के लिए यूएसए इंडिया के ऊपर चिढ़ गया था काफी, ठीक है ना। तो ऐसा, वो तो खैर अलग बात है, विल कम बैक टू द स्टोरी अगेन। सो दिस रिजल्टेड इन कोल्ड वॉर सिचुएशन सिंस 1945 because emergence of two superpowers took place. One is USA, other is USSR. So this cold war was going on between them. तो वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर हो गया। कुछ लोगों ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने यूएसएस को सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो अंदर ही अंदर इनके बीच में वॉर था, ठीक है। बहुत सारे जो है देश आपस में लड़ भी रहे थे, छोटे मोटे वॉर चल रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि फाइनली यूएसए ने धमकी दी, देखो भाई यूएसएसआर खत्म नहीं किया तो बस जापान से पूछ लो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, हम कुछ कह नहीं रहे, पर सिर्फ जापान से पूछ लो एक बार, ठीक है ना। तो फाइनली देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर व्हिच वाज बिल्डिंग ऑन अपॉन यूएसएसआर, ठीक है। तो उनका जो प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट ने जो है रिजाइन कर दिया, और वहां का जो पार्लियामेंट था, यूएसएसआर का जो पार्लियामेंट था, उन्होंने अपने आप को ही डिसॉल्व करने का वोट किया। सो बेसिकली इन 1991 द सोवियत यूनियन पार्लियामेंट वोटेड टू एंड इटसेल्फ, जिससे यूएसएसआर बिखर गया। उससे बिखर कर 16 कंट्रीज बन गए। सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ यूएसएसआर इज रशिया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, एंड बाकी सारे छोटे छोटे कंट्रीज है। सो 1991 में वी कैन से कि यूक्रेन जो है दोबारा आजाद हो गया। 1917 से 21 तक आजाद था, और वापस से 1991 के बाद दोबारा आजाद हो गया, ठीक है ना। सो दिस मार्क द एंड ऑफ यूएसएसआर एंड गॉट स्प्लिट इनटू 15 कंट्रीज, ठीक है ना। सो यूएसएसआर गेन फ्रीडम एंड यूक्रेन गेन फ्रीडम एंड डज इट एग्जिस्ट एज अ सोवरेन कंट्री सिंस 1991। ये जो है सोवरेन हो गया। व्हाट डू मीन बाय सोवरेन? जो कि अपने डिसीजन खुद से ले सकता है, किसी दूसरे कंट्री से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया वाज नॉट सोवरेन अप टू 1947, बट आफ्टर 1947 इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फॉरेन कंट्री, कि आप बोलोगे तो ही होगा। हम लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो वैसे ही जो यूक्रेन है, ये भी सॉवरेन कंट्री 1991 में बन गया। नाउ क्या है कि बेसिकली रशिया का मानना है कि रशिया और यूक्रेन अलग नहीं है। रशिया और यूक्रेन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे एथनिकली सिमिलर है ये लोग। एथनिकली सिमिलर मतलब इनका कल्चर, वैल्यू, लैंग्वेज, ठीक है ना, इनके रहन सहन का तरीका, ये सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड एज, दे बिलोंग टू एथनिकल ग्रुप कॉल्ड एज स्लैविक पीपल। तो रशिया में भी स्लैविक है और यूक्रेन में भी स्लैविक है। इनका लैंग्वेज भी स्लैविक लैंग्वेज है, ठीक है, दोनों का लैंग्वेज भी एकदम सेम है। दोनों के ही देश में जो है ज्यादातर, नहीं बाल्टिक उसके ऊपर है, ठीक है, स्लैविक अलग है, बाल्टिक अलग है, ठीक है। बाल्टिक कंट्रीज में जो है लिथुनिया, ठीक है, लाटिविया, ये सारे आते हैं।
ठीक है। सो दिस इज बाल्टिक रीजन, ये इसके नीचे आता है। ठीक है। सो ये स्लैविक पीपल है, स्लैविक लैंग्वेज बोलते हैं, और इधर इधर जो है मेजर रिलीजन क्रिश्चियन है दोनों के ही कंट्री में। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। सो पुतिन का मानना था कि एक समय पे फिर से जो है हम लोग यूएसएसआर को मिला लेंगे एक समय। ठीक है ना। सो बेसिकली ही वांटेड कि ये जितने भी सॉवरेन, ये जितने भी कंट्रीज बन गए ना अभी सॉवरेन कंट्रीज, ये यूएसएसआर टूटने के बाद, जैसे यूक्रेन हो गया, ठीक है, बेलारूस हो गया, ये जितने भी कंट्रीज है, ये सब जो है अभी भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन हम लोग एक जैसे रहे, ताकि जरूरत पड़ने पे दोबारा हम लोग यूएसएसआर बना पाए। ठीक है ना, ऐसा पुतिन को लगता रहता था। सो ये जो सोवियत का कोलैप्स हुआ, ही टर्म्स दैट, व्लादिमीर पुतिन टर्म्स दिस एज कोलैप्स ऑफ डिमाइस ऑफ हिस्टोरिकल रशिया। ठीक है, ये हिस्टोरिकल रशिया जो है उसका कोलैप्स हुआ, उसका डिमाइस हो गया। सो ऑन हिस्टोरिकल टर्म्स यूक्रेन एंड रशिया आर नॉट सेपरेट बट वन, ऐसा पुतिन का मानना है। ठीक है ना। बट अगर यूक्रेन के लोगों से पूछे, यूक्रेन में जो लोग हैं, पुतिन के बोलने से थोड़ी एक हो जाएंगे, यूक्रेन के लोगों से पूछे तो इनके वहां पे जो है एक वो किया गया था, रेफरेंडम किया गया था। रेफरेंडम मतलब कि लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप क्या चाहते हो। तो जब ऐसे रेफरेंडम किया गया तो मोर देन हाफ ऑफ द यूक्रेनियन पॉपुलेशन, अराउंड 56%, 56% यूक्रेन पॉपुलेशन जो है ये यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहता था। ठीक है ना। अब यूरोपियन यूनियन क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन के जो लोग थे, 56% लोग यूरोपियन यूनियन से मिलना चाहते थे। कहते कि हाँ हमारा सब कुछ मिलता जुलता है रशिया से, सब ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा विकसित है आज के डेट में, तो हमें भी विकास करना है अपना। ठीक है ना, हम क्यों इनके साथ पड़े रहे, और रशिया इतना बड़ा कंट्री हमें हमेशा दबाता रहेगा। सो वी डू नॉट वांट टू साइड विद देम। बट देयर वेर सर्टन कंजर्वेटिव पीपल, ठीक है ना, जो कि बोलते हैं कि नहीं नहीं पुतिन सही बोल रहा है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारा लैंग्वेज मिलता है, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। तो कुछ कंजर्वेटिव यूक्रेनियंस भी थे जो कि आज यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ईस्टर्न पार्ट में दो तीन ऐसे जगह है जो कि सेपरेट होना चाहता है यूक्रेन से, और वो रशिया के साथ मिलना चाहता है। आज भी ऐसे ही है, आज भी कंडीशन ऐसे ही है। उसके भी हम लोग रोल देखेंगे आगे वो क्या करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इज 12 यूरोपियन कंट्रीज हैं। हाँ यस, लोहान्स एंड डोनबास, हाँ ये यूक्रेन के कश्मीरी है बराबर। ठीक है, दे आर एक्चुअली एंड काइंड ऑफ ऐसे ही है। तो बेसिकली रशिया इज लाइक पाकिस्तान, जो कि इनको सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, और ये जो डॉनबास के एक एरिया है बेसिकली। ठीक है ना, तो डोनेस्क एंड लोहान्स, ये दो जगह है वहां पे, लोहान्स एंड डोनेस्क। ठीक है, ये डॉनबास एरिया में पड़ता है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया रशिया से, ये रशिया से मिलना चाहता है और रशिया इनको सपोर्ट करता रहता है। सो विल सी देयर रोल, विल सी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो 12 यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म यूरोपियन यूनियन ऑन 1 नवंबर 1993। ठीक है ना, 12 यूरोपियन कंट्रीज आई, उन्होंने बोला कि हमारा भी एथनिसिटी सेम है। ठीक है, हमारा भी लैंग्वेज कल्चर मोर और लेस कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, और हम लोग एक ही रीजन में पले बड़े हैं, तो क्यों ना हम लोग इकट्ठा हो जाए, ताकि हमारे बीच में ट्रेड कॉमर्स, ठीक है ना, करेंसी वगैरह जो है, एक सिमिलर आइडेंटिटी दिखे। यूरोपियन एक मतलब मेजर पावर बन जाए पूरे दुनिया में, छोटे 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 कंट्रीज जितना पावर इम्पैक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हम लोग एक बड़ा यूनियन बना दे, बड़ा ग्रुप बना दे, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन के दिन में हम लोग ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। सो 12 कंट्रीज टुगेदर फॉर्म यूरोपियन यूनियन ऑन 1 नवंबर 1993। पर्पस वाज टू हैव सिंप्लीफाइड ट्रेड, इन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड बहुत इजी होता है। ठीक है ना, उनको ज्यादा कोई कस्टम टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता। ठीक है, सिमिलर आइडेंटिटी रहती है कि हम सब जो है, हम सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, और इनके बीच में जो है जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर्स में नहीं होती। ठीक है ना, हाँ इनके बीच में वीजा नहीं लगता, इनके बीच में डॉलर्स में ट्रेडिंग नहीं होती, इनके बीच में होती है यूरो में। ठीक है ना, बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो इनके बीच में जो यूरो में ट्रेडिंग होती है, सो इट मेक्स इट वेरी सिमिलर फॉर देम। ठीक है ना, करेंसी अगर चेंज नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से जो है श्रीलंका में कोई सामान बेच रहा हूँ, श्रीलंका से मेरे इधर सेम करेंसी में आ रहा है, सो देर विल बी नो डिक्रीज और डेफिसिट इन द वैल्यू ऑफ मनी। मनी का जो वैल्यू है कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सब के कारण जो है यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ। ठीक है ना, अब क्या होता है, अब ये जो यूक्रेन है, इसके दो विश थे। ठीक है, जब वो सेपरेट हो गया ना 1991 में, तो उसके दिमाग में दो विश थे। पहला कि हम तो यूरोप में पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया कि रशिया का भी कुछ पार्ट यूरोप में है, तो रशिया से भी तो और लेफ्ट साइड में आता है ना हमारा यूक्रेन, तो ये भी पूरा का पूरा यूरोप में है। सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो है अभी यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, तो हमें भी बनना है, हमें भी विकास चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा, ज्यादातर जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, ये
यूएसए का बनाया हुआ नाटो का भी मेंबर है। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आज के डेट में 30 कंट्रीज है और इनका आर्टिकल नंबर 5 बोलता है कि अगर किसी एक देश मतलब कोई दुश्मन ने किसी भी एक देश के ऊपर अटैक किया, 30 में से किसी भी एक देश के ऊपर किसी दुश्मन कंट्री ने अटैक किया, तो पूरे के पूरे 30 लोग मिलकर उसको लाल बत्ती देंगे। सो ऑल द 30 विल कम एंड अटैक दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो लेट्स से कि आज के डेट में यूक्रेन जो है अभी तक बना नहीं है नाटो का पार्ट, बट अगर बन जाता है, अगर यूक्रेन आज नाटो का पार्ट बन जाता है, सो रशिया अगर अटैक करेगा ना तो 30 के 30 कंट्री आके जो है रशिया को मारेंगी। लेकिन आज के डेट में नाटो में नहीं है यूक्रेन, और इसी के ऊपर सारा बवाल है, आगे दिखेगा। ठीक है ना। तो इनके दो विश थे, पहला कि हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है और दूसरा हमें नाटो का मेंबर बनना है। अब देखते हैं कि इनके ये डिमांड्स या इनके जो विश है ये पूरे हो पाते हैं कि नहीं। सो दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नाटो यूक्रेन कमीशन इन 1997। सो नाटो के जो लोग थे वो लोग बड़े खुश हुए, अरे वाह, नया नया बकरा मिल रहा है हमें तो। ठीक है ना, क्योंकि जितना वो लोग फैलेंगे उतना अच्छा है ना कलेक्टिविज्म में, क्योंकि अगर एक को भी कोई जाकर अटैक करता है तो सब लोग आके मिलेंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, बहुत बड़ा चेन होगा। सो सारे के सारे जो मेंबर्स है इसके वो खुश हो जाएंगे जितना बड़ा होगा ये। तो दैट इज वाई नाटो जो है अपने आप को एक्सपेंड करना भी चाहता है। सो यूक्रेन ने जब ये विश शो की कि हम लोग मेंबर बनना चाहते हैं, सो एक कमीशन बनी जिसको बोलते हैं हम लोग नाटो यूक्रेन कमीशन 1997। ये उस टाइम पे फॉर्म हुआ। ठीक है ना, ये सिर्फ फॉर्म होकर रह गया। नाउ दिस इज मतलब 1997 के बाद उसमें ज्यादा कोई हलचल नहीं हुई थी बहुत समय तक। ठीक है। यूरोपियन यूनियन 1 मई 2004, ये इनके लिए एक हिस्टोरिक डे था यूरोपियन यूनियन के लिए। इसमें नए 10 देश और शामिल हो गए। सर अगर ये आपस में फाइट किया तो नहीं करते ना, यही तो फायदा है इनका कि हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। सर फॉर्मेशन नाटो 1949 में बना था, उस टाइम सोवियत ने एटम बॉम्ब टेस्ट हुआ था। सो कोइंसिडेंस है या ऑन पर्पस? तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा है, यहाँ पे नाटो फॉर्म हो रहा है, तो वो लोग भी दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास भी जो है एटम बॉम्ब है, पंगा नहीं लेने का। ठीक है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज व्हाट द कोल्ड वॉर वाज। ठीक है, कोल्ड वॉर में यही तो चल रहा था, बाइपोलर वर्ल्ड हो रहा है, तुम उधर कुछ कर रहे हो तो हम भी यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे यूरी गैगरन स्पेस में गया तो वो लोग भी चुप नहीं बैठे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, एक कुछ करता तो दूसरा उससे कुछ और करता। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है 1945 से 1991 के बीच में। हु इज द हेड ऑफ नाटो? सो देर इज नो पर्टिकुलर हेड। ठीक है, देर इज नो पर्टिकुलर हेड। नाटो का हेडक्वार्टर वैसे तो देखा जाए तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स इज इन बेल्जियम। ठीक है, जो कि यूरोप यूरोप में पड़ता है। हाउएवर नाटो इज इन द कंट्रोल्स ऑफ यूएसए, वो मतलब बाय डिफॉल्ट हर कोई जानता है, इवन तो कहीं पे लिखित नहीं है कि नाटो यूएसए का है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि वो होता है ना कि अनरिटन लॉ, तो अनरिटन लॉ के तहत नाटो जो है वो यूएसए चलाता है, ये सब हर कोई जानता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। ठीक है, तो इसीलिए तो ये खिलाफ है रशिया के। वो तो यूरोपियन यूनियन का है ना ब्रुसेल्स, 10th में पढ़ा था। हाँ हाँ, यूरोपियन यूनियन का भी है और नाटो का भी है, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। ठीक है, ओके। सो ऑन 1 मई 2004 हिस्टोरिक डे था ये यूरोपियन यूनियन के लिए। पहले फाउंडिंग 12 मेंबर्स थे, अब 10 मेंबर और ज्वाइन हुए। ठीक है, साइप्रस, सेज रिपब्लिक, इस्टोनिया, हंगरी, लैटिविया, लुथीनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये 10 कंट्रीज जो है, ये 10 के 10 कंट्रीज जो है हिस्टोरिक डे था यूरोपियन यूनियन के लिए, इसमें ये लोग एक हो गए। ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज के लिए है ना, हाँ यूरोपियन यूनियन ऑब्वियसली बात है ना, उनके लिए ही होगा। ठीक है, नाउ अब ये जो था ना, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा था रशिया के लिए, ये जो 1 मई 2004 पे हुआ। नाटो नाटो इज बेसिकली, उसमें कनाडा आता है, यूएसए आता है। ठीक है, और उसके सिवाय ज्यादातर ज्यादातर जो लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली सारे के सारे एलीज ऑफ यूएसए। नाटो इज हैविंग ऑल द एलीज ऑफ यूएसए। कोल्ड वॉर पीरियड में जो लोग सारे यूएसए को फेवर कर रहे थे वो सब नाटो में। ठीक है, सो कोल्ड वॉर पीरियड में सारा का सारा यूरोप यूएसए को फेवर कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आंसर हो जाएंगे, बीच में मत टोकिए। ठीक है, बिकॉज मे बी आई एम इन फ्लो ऑफ समथिंग टू टेल यू और वो भूल जाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो आई वाज टेलिंग दैट कि ये जो 10 कंट्रीज थी ना, ये 10 कंट्रीज जैसे ही यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है ना, तो उस टाइम पे ये बहुत ही मतलब गंदा वाला फीलिंग देता है रशिया को। क्यों? क्योंकि ये 10 में से 8 ऐसे कंट्रीज है जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज थी।
कम्युनिस्ट मतलब वही जो रशिया फॉलो करता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, वही कम्युनलिज्म, वही सारा जो, ऐसे ही 10 कंट्रीज में से 8 कंट्रीज तो इनके कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये तो मतलब सामने सामने जो है धोखा हो गया उसके साथ। ये लोग सारे यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं, आज को यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं, कल को जो है नेटो करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये सारे के सारे रशिया के खिलाफ हो जाएंगे। सो रशिया को बहुत गुस्सा आया 2004 में, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, सारे के सारे सॉवरेन कंट्रीज है, ठीक है ना। तो ये जो 10 में से 8 कंट्रीज थी, इसमें से कुछ कुछ तो ऐसे कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर के पार्ट थे, ठीक है ना। या तो यूएसएसआर के पार्ट थे, या तो यूएसएसआर में पार्ट बनना चाहते थे, किसी कारण नहीं बन पाए। तो ये 8 के 8 देश कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, तो इससे और ज्यादा चिढ़ गया रशिया। तो ये है आज के डेट में यूरोपियन यूनियन। स्टार्टिंग में दे हैड 28 कंट्रीज एट द, मतलब स्टार्टिंग मतलब एकदम स्टार्ट नहीं, 2015-16 के आसपास। रिसेंटली इसमें से जो ब्रिटेन है, इसने एग्जिट कर दिया है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ब्रेक्सिट। एक ब्रेक्सिट चल रहा था 2 साल पहले न्यूज में। तो ब्रेक्सिट इज बेसिकली यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल गया। सो यू कैन सी इन द मैप वो जगह रेड हो गई है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन जो है इसमें से निकल जाता है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। वो एक अलग मुद्दा है कि क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ब्रेक्सिट समझना है, उसके लिए आपको ग्रेजिट समझना पड़ेगा, कि पहले ग्रीस निकला, ठीक है। ग्रीस के वजह से जो है बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई थी, ठीक है ना। और उसके वजह से जो है सारे कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे, जर्मनी, इटली, ये सब सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस को, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो सारे कंट्रीज ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। तो ब्रिटेन ने फाइनली जो है यूई छोड़ दिया, ठीक है, ईयू छोड़ दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये ब्रेक्सिट इज अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बाद में अलग से समझाऊंगा। तो फिलहाल आज के डेट में 27 कंट्रीज इसके पार्ट है, ठीक है ना। सो हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट? 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो ये है यूरोपियन यूनियन का सिंबल, ठीक है। इस तरीके से स्टार्स बने हुए हैं। हाउ मेनी कंट्रीज? 27, ठीक है। तो ये जो है, ये रशिया का बॉर्डर दिख रहा है, ये रशिया का बॉर्डर, और यहाँ पे इस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, ये सारे एकदम बॉर्डर पे है रशिया के। ये सब लोगों ने जो है ईयू ज्वाइन किया 2004 में। तो रशिया को गुस्सा आएगा ही, क्योंकि अगर ये लोग आज के डेट में ईयू ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद नाटो ज्वाइन करेंगे। नाटो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो है इनके फोर्सेस लग जाएंगे इनके बॉर्डर्स पे, क्योंकि रशिया एक दुश्मन देश है नाटो का, इसीलिए यहाँ पे सारे फोर्सेस लग जाएंगे इनके, ठीक है ना। इसीलिए रशिया को दिक्कत हुई, यार हमारे बॉर्डर पे ये सारे के सारे नाटो वाले आ जाएंगे अपने आर्मी लेकर। तो दैट इज व्हाई दे डिड नॉट लाइक इट। नाउ 3 बाल्टिक कंट्रीज। तो बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से? अभी ये जो बताया मैंने, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज है, दे शेयर अ बॉर्डर विथ रशिया। इनका बॉर्डर शेयर होता है उनके साथ। दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ऑल्सो दे बिकेम पार्ट ऑफ नाटो लेटर ऑन। तो पहले तो यू के पार्ट बने, और उसके बाद नाटो के भी पार्ट बन गए। तो अब उनको और गुस्सा आ गया। तो धीरे धीरे दिख रहा है कि गुस्सा क्यों बढ़ते जा रहा है रशिया में, कि हो क्या रहा है कि मेरे बाउंड्री पे जितने भी कंट्रीज है, सब लोग जो है नाटो के पार्ट बन जाएंगे। तो कल को तो ऐसा होगा ना, इसको हाइपोथेटिकल मत मानो, ये रियल में पॉसिबल है। ये जितने भी बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज है ना रशिया के साथ, इन सारे कंट्रीज में नाटो का अगर आर्मी लग जाता है, और लेट से किसी एक सोल्जर ने सिर्फ एक गोली चला दी रशिया की तरफ, और रशियंस ने अटैक कर दिया कि यार तुमने गोली क्यों चलाई, तो 30 के 30 कंट्री आके रशिया को मारने लग जाएंगी। समझ में आ रही है? तो होगा ये कि जितने भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, बाल्टिक रीजन में 3 हो गए, उसके नीचे हो गया, अभी ये यूक्रेन भी, यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स आ जाता है, हाँ, तो ये वर्ल्ड वॉर सिचुएशन हो जाएगा ना। सो रशिया क्यों इसको बर्दाश्त करेगा कि भाई मेरे डोर स्टेप पे तुम अपनी सिपाही लगा दे हो, किसी दिन मजाक में भी किसी ने मारा और हमने उसको पलटवार किया, तो फिर 30 के 30 आके मेरे को मार देंगे। तो अब इसी बात है कि रशिया नहीं चाहेगा कि मेरे बॉर्डर पे ही कोई ना रहे, ठीक है ना। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अपने सोल्जर्स को तुम दूर कर लो, क्या भरोसा किस दिन तुम्हारा कोई एक सोल्जर जो है हमारे ऊपर कुछ अटैक कर दे, ठीक है ना, जानबूझ के ही कर दे, कि भाई देखो मार तो नहीं सकता हमें, क्योंकि अगर हमने भी मारा तो वो नहीं मार सकता, क्योंकि वो मारेगा तो 30 कंट्रीज को मारेगी। ये चीज तो हर एक सिपाही को भी मालूम है। तो मजे में ही जो है दूसरे वाले को ऐसे उड़ा देगा, और बदले में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हाथ बन जाएंगे इनके। समझ रहे हो ये सिचुएशन क्या होगा? सो रशिया तो पिस जाएगा इनसे। सो दैट इज वाई ही इज नॉट लाइकिंग दिस। रशिया ने जो अटैक किया ना, वो अपने खुद के डिफेंस में किया, ठीक है। सो नाटो वेलकम्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन एस्पिरेशन फॉर मेंबरशिप। तो याद है अभी 1997 में
ये एक यूक्रेन नाटो का कमीशन बना था 1997 में, अभी जस्ट बताया। यस, सो नाउ इन 2008 यूक्रेन ने बोला कि क्यों ना इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दे, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इस, अभी जो हमारा रिश्ता था दोस्ती का, ठीक है, आपने हाथ बढ़ाया हम भी बढ़ा रहे। 2008 में जो है, 2008 में यूक्रेन ने और जॉर्जिया ने, जॉर्जिया किधर है इस मैप में, देखो इधर दिख रहा है जॉर्जिया। सो जॉर्जिया इज अ कंट्री ओवर हियर। ये भी एक्चुअल में पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था जॉर्जिया, ठीक है ना। सो जॉर्जिया ने और यूक्रेन ने 2008 में नाटो को बोला कि हम लोग आपके पार्ट बनना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है। तो सारे कंट्रीज खुश हो गए, नाटो मेंबर्स वेलकम देम, ऑल द नाटो कंट्रीज वेर हैप्पी एंड दे वर इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग, दे वर इन फेवर ऑफ यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो। सब कुछ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है, मतलब वो लोगों ने हाँ बोल दिया, बट वो उसकी जल्दबाजी नहीं थी। जल्दबाजी इसकी थी कि पहले हमें ईयू का पार्ट बनना है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना है, ठीक है ना। तो 2013 में यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग करता है और बोलता है कि फर्स्ट वी वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, हम लोग आपके मेंबर बनना चाहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला ठीक है बिल्कुल बनिएगा, लेकिन उससे पहले जो है हमारे कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या था? शर्त ये था कि हम ये देखना चाहते हैं कि यूरोपियन के जो यूरोप में जो ये क्या बोलते हैं यूक्रेन में जो लोग हैं वो सही में फ्रीडम है कि नहीं उनको, क्योंकि रशिया की बात करें तो रशिया में तो नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री में लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता। तो वी वांट टू सी वेदर इन यूक्रेन ऑल द पीपल और द सिटीजन्स आर हैविंग फ्रीडम और नॉट। तो यूक्रेन में बोला, हाँ बिल्कुल फ्रीडम है। बोला ऐसे कैसे फ्रीडम है, तुम्हारे कंट्री में जो ऑपोजिशन लीडर है उसको तो तुमने जेल में बंद करके रखा है। तो जो जेल में बंद करके रखा है ना तुमने, उसको छोड़ो तो हम माने कि तुम्हारी देश एक्चुअल में फ्री है। तो पार्लियामेंट ऑफ यूक्रेन में ये बिल जल्दी पास हो गया कि ऑपोजिशन लीडर जो है उसको जल्दी से जेल से छुड़ा दिया जाए। तो उन्होंने एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की डिमांड पूरी कर दी। उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे देश में सब लोग फ्री है। सो जो ऑपोजिशन लीडर थी उस टाइम पे, एक लेडी थी यूलिया, ठीक है, यूलिया, वाई इसमें जो है साइलेंट है, यूलिया टाइमोशेंको, ठीक है, टाइमोशेंको, यूलिया टाइमोशेंको, इसको जेल से छोड़ दिया। सो यूक्रेन मेंबर्स वर रेडी टू फुलफिल ईयूज कंडीशन। सो सून जो है एक अग्रीमेंट साइन होने के वाला था इनके बीच में कि यूक्रेन और ईयू जो है ये लोग पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन रशिया का जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया इस पे। पुतिन ही था उस टाइम पे प्रेसिडेंट। तो पुतिन ने जो है उनके ऊपर इंपोर्ट बैन कर दिया कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहोगे तो 3 गुना टाइम का जो है उनके ऊपर कस्टम रूल्स बना दिए। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज के ऊपर 100 रुपए का टैक्स था तो अभी 300 रुपए का टैक्स होगा तो कोई कंट्री उधर भेजेगा नहीं अपने सामान को, ठीक है ना। तो इंपोर्ट कर नहीं सकते अभी, मतलब एक तरीके से आप ये मानो कि ट्रेड रिलेशन खत्म हो गया ये रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ईयू कॉल्स फॉर यूक्रेन ऑपोजिशन लीडर टाइमोशेंको टू बी फ्रीड, ये इन्होंने पूरा कर दिया। तो इसके ऊपर पुतिन का वो क्या था, पुतिन ने रशिया टाइटन्स कस्टम रूल्स टू फोर्स यूक्रेन इनटू यूनियन, ठीक है, तो इससे जो है वो लोग उससे हट जाए। और यही नहीं, उसने लालच भी दिया, बोला कि देखो अगर तुम जुड़ोगे तो हमारे साथ तुम्हारा ट्रेड खत्म, और अगर नहीं जुड़ोगे तो फिर हम तुम्हें रिवॉर्ड्स देंगे। तो रिवॉर्ड्स देंगे, देखो, व्लादिमीर पुतिन ऑफर्स यूक्रेन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू स्टिक विथ रशिया। आप जो है उनकी तरफ मत जाओ, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें बहुत सारा पैकेज देंगे। उनको बहुत सारे लोन दिए, उनको जो है वेवर्स दिया कि तुम्हारे यहाँ से अगर हमारे पास कोई सामान आएगा उसके ऊपर इतना इतना परसेंट तुम्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्राइब कर रहे थे इनको, ठीक है ना। तो बेसिकली पुतिन वाज ब्राइबिंग देम कि डोंट ज्वाइन ईयू, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ के लोग ज्यादातर अगर हम लोग यूक्रेन की बात करें, यहाँ के लोग ज्यादातर चाहते थे कि हम लोग ज्वाइन कर जाए ईयू को, क्योंकि वहां पे जो है फ्रीडम है, वहां पे उनका ट्रेड अच्छा है, ठीक है, स्टेटस अच्छा है। तो यूक्रेन उनके साथ जुड़ेगा तो वहां के सारे देशवासियों के लिए फायदेमंद होगा, दे विल ऑल्सो प्रॉस्पर अलॉन्ग विथ ईयू, ठीक है ना। बट हुआ क्या, रशियाज प्रेशर मेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन टू बेंड बिफोर रशिया। तो रशिया ने बहुत प्रेशर डाला, वहां के प्रेसिडेंट को अपने तरफ बुलाया, ठीक है, तो दोनों के बीच में बात हुई। तो वहां पे जो है यांको कोशियाच, ठीक है, यांको कोशियाच जो है वहां पे, विक्टर यांको कोशियाच, ये उस टाइम पे उधर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट और पुतिन की जो है मीटिंग चल रही है। सो जो प्रेसिडेंट है उसने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग ईयू ज्वाइन नहीं करेंगे। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है पुतिन के साथ मिलता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि हम लोग ईयू ज्वाइन नहीं करेंगे। आता है वापस और यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है कि वी विल सस्पेंड दिस डील, वी विल नॉट डू दिस डील विथ ईयू, हम लोग उसके मेंबर नहीं बन रहे। तो अभी सी बात है, यूक्रेन के जो सिटीजन्स है
वो लोग बोले ये तो गलत बात है, हमको उन्होंने ब्राइब दी और तुमने ब्राइब लेकर चुप हो गए, तुम उनके साथ नहीं जुड़ोगे, हमारे बारे में कुछ सोचा कि नहीं तुमने, हमारा प्रोस्पेरिटी तो सोचो। सो जो एंग्री यूक्रेन सिटीजन्स थे ये लोग जो है पूरे ये यूक्रेन में ये लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 21 नवंबर 2013 thousands of students assembled at Independence Square to protest. 30th November 2013 police used violence to end this protest. 16 January 2014 president passed resolution to suspend fundamental right of speech, fundamental right of assembly and also passed anti protest bill. जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हुआ, लोग सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, तो ये जो रेवोल्यूशन था, जो यूक्रेन में रेवोल्यूशन हो रहा था, इस रेवोल्यूशन का नाम है रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। हियर इट कैन बी अ क्वेश्चन, ये रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, कुछ भी दे देंगे ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, इस रेवोल्यूशन को बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। कि हमारे जो लोग हैं, हमें तो डिग्निटी से रहना चाहिए ना, ये क्या हम लोग रशिया से उनके अंडर में क्यों रहे? ठीक है, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, व्हाई शुड वी डिसाइड आवर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू व्हाट रशिया सेज? तो लोग जो है और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने लग गए। ठीक है, सो यूक्रेन सस्पेंड प्रिपरेशंस फॉर ईयू ट्रेड अग्रीमेंट, तो वहां से प्रेसिडेंट आता है और उसने सारे प्रिपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी इन यूक्रेन हुआ। ठीक है, यू कैन सी ऑल द पीपल आर प्रोटेस्टिंग ओवर हियर। ये सारे जो है कटआउट्स है, ठीक है, उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर में आए थे। ठीक है, तो यू कैन सी द डेट 21/11/2014 का ही है। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन प्रोटेस्टर फ्लड आफ्टर कीव आफ्टर प्रेसिडेंट पुल्स आउट फ्रॉम ईयू डील। ईयू डील से हटने के बाद सारे जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने कीव में पहुंच गए। यूक्रेन्स न्यू लॉ क्रैक्स डाउन ऑन द फ्री स्पीच, प्रोटेस्ट एंड इंटरनेट, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया, प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर जो है क्रैकडाउन किया, हैवी क्रैकडाउन किया। यूक्रेन पुलिस अक्यूज्ड ऑफ वायलेंट क्रैकडाउन ऑफ प्रो ईयू प्रोटेस्ट। प्रो ईयू मतलब जो लोग ईयू ज्वाइन करना चाहते थे उन लोगों का प्रोटेस्ट था, इसलिए प्रो यूयू प्रोटेस्ट। ठीक है, यू कैन सी उनका जो पूरा इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वो पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, so this amount of protest was going on at that time. Ukraine president signs anti-protest bill and brings it into law. कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, लोगों को ये मंजूर होगा? पीपल विल लाइक दिस थिंग? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ? सो व्हाट हैपेंड? सो कुछ ही दिनों में मास प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेसिडेंट क्रैकडाउन पीपल जो है और स्ट्रांग हो गया, रॉयट्स हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, 100 लोगों के आसपास जो है मारे गए, 18 पुलिस वाले भी मारे गए। ठीक है, ऑल दिस लेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो था उस टाइम पे उसका इम्पीचमेंट हो गया। व्हाट इज इम्पीचमेंट? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हटा दिया, नए इलेक्शंस हुए, नए इलेक्शंस के बाद जो है उसके बाद एक नए प्रेसिडेंट को चुना गया, पेट्रो पोरोशेंको। ठीक है, पेट्रो पोरोशेंको जो है ये नए प्रेसिडेंट बनकर आए। तो ये जो नए प्रेसिडेंट आए, ऑब्वियसली बात है लोगों की डिमांड तो उन्होंने देखी ली। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दी यूरोपियन यूनियन के साथ। तो 2014 से यूरोपियन यूनियन में ये यूक्रेन जुड़ चुका है। ठीक है ना, रिमेंबर एट द स्टार्ट आई टोल्ड यू कि क्रीमिया 2014 में जो है रशिया ने इन्वेड कर लिया था, ऐसा कुछ कुछ बोला था मैंने स्टार्टिंग में। कुछ कनेक्शन लग रहा है? कैसा क्यों किया? क्योंकि अब तो डील साइन हो गई। Yes, so new Ukraine President Petro Poroshenko signed the agreement with EU on 27th of June 2014. तो कुछ समय पहले ही पता चल गया था, जैसे ही इसको इम्पीच कर दिया ना प्रेसिडेंट को, उस समय पे ही पता चल गया था कि अब तो जो भी नया आएगा वो तो साइन कर ही देगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये है पोरोशेंको, इज द न्यू प्रेसिडेंट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यूक्रेन पोरोशेंको कंफर्म ही विल साइन EU अग्रीमेंट ऑन जून 27th। जून 27th को ये जो है ये साइन हो गया। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है रशिया को गुस्सा आया। ठीक है, तो रशिया ने क्या किया? ठीक है, तो पुतिन का तो दिल टूट गया बेचारा। ठीक है, तो लेकिन दिल टूट गया तो शांति से थोड़ी बैठेगा, इतना बड़ा प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसने क्या किया? सो व्हाट ही डिड, when it was clear that Ukraine will sign the agreement with EU, Putin sent its troop to Crimea in March 2014. मार्च 2014 में उसने अपनी ट्रूप्स उधर भेज दी। यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर टर्म्ड इट एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। इन रिस्पॉन्स रशिया सेड दैट इट इज जस्ट सेंट द ट्रूप टू कंडक्ट अ रेफरेंडम। रशिया जो है, मैंने कहा ना कि देखो ये लोग सारे गलत काम करते हैं लेकिन सही तरीके से, तो रशिया बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम कुछ एनेक्स ऐसे कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट इन्वेडिंग द प्लेस। ठीक है,
पुतिन बोलता है कि हमारी आर्मी सिर्फ वहां पे रेफरेंडम करवाने गई, हम लोग सिर्फ लोगों से पूछने गए हैं, विल जस्ट आस्क पीपल, ठीक है, कि आप भाई क्या चाहते हो, आप अभी भी यूक्रेन में रहना चाहते हो या रशिया से मिलना चाहते हो, बस यही पूछना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। सो टू सीक द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ क्रीमिया। सो इन द ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम इट टर्न्ड आउट कि 96.7% पॉपुलेशन क्रीमिया से जो है वो रशिया के साथ मर्ज करना चाहता था, ठीक है ना। 96.7, 97% मान लो, 97% पॉपुलेशन रशिया के साथ मर्ज करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ये था, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन रेफरेंडम, यस क्रीमिया इज रशियन, नो क्रीमिया इज नॉट यूक्रेनियन, ठीक है। और जो है इसके ऊपर साइन करने के लिए यहाँ पे रशिया की आर्मी बंदूक के साथ खड़ी थी, तो रेफरेंडम का रिजल्ट तो ऐसे ही आना था, ठीक है। तो ऐसे मीम्स बन रहे थे उस टाइम पे। तो रेफरेंडम में क्या होता है, एक वो दिया जाता है, ठीक है, यस क्रीमिया इज रशियन एंड क्रीमिया इज नॉट यूक्रेनियन, सो दिस इज व्हाट द थिंग वाज। तो obvious सी बात है कि पूरे दुनिया ने बोला कि वो तो रेफरेंडम का रिजल्ट हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि क्या था, वी अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव इन्वेडेड इट, बट ऑफिशियली तो उसने बोला देखो हमने उधर कोई गोली गोली नहीं चलाई, लोगों ने जो है 96% लोगों ने हाँ बोला, हम क्या करें, इसीलिए हमने वो ले लिया, ठीक है ना, हम जनता के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। तो पुतिन जो है बेसिकली क्रीमिया को रशिया के साथ मिला लेता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इट इज बेसिकली अ पनिशमेंट, ठीक है, इट इज बेसिकली नथिंग बट अ पनिशमेंट, ठीक है, फॉर द यूक्रेनियन पीपल कि आप उधर जुड़ गए, इसलिए हमने आपका क्रीमिया एनेक्स कर लिया, सो क्रीमिया एनेक्स्ड, ठीक है। इससे वर्ल्ड रिएक्शन क्या हुआ, बहुत सारे सैंक्शंस लग गए और क्या, ठीक है ना। तो अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस ठोक दिए। सो एंड रिजल्ट, रशिया कैप्चर्ड टेरिटरी ऑफ क्रीमिया, गॉट कंट्रोल ओवर द सी ऑफ एजोव, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, गॉट डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लैक सी। हाँ यस, बच्चे से फोन ले लिया। सो रशिया वाज रिमूव फ्रॉम G8 नेशंस। अब देखो G7 नेशंस के बारे में तो अभी आपने सुना होगा, तो पहले ये G8 नेशंस हुआ करते थे जिसमें रशिया भी एक पार्ट था। 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया, ठीक है, तो ये G8 कंट्रीज में G7 कंट्रीज ने बोला कि हमें रशिया को हटा देना चाहिए, तो इसीलिए अभी रशिया को हटा दिया है। 2014 से ये G7 नेशन है, G8 नेशंस नहीं है। सो वेरियस सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन रशिया बाय यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये 2014 की कहानी है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन से मिलने के बाद ये सारा ड्रामा हुआ। तो अब 2021 पे आ जाते हैं। सो ये तो पुरानी बात है, 2014 तक की बात है। 2021 में आते हैं। 16 दिसंबर 2021 के दिन अभी जो उनके करंट प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ठीक है, जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की जो है ये मिलते हैं नाटो के चीफ से, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, क्योंकि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो जेंस स्लोरेंसबर्ग से जो है ये जेलेंस्की मिलते हैं और वो कमिटमेंट शो करते हैं कि अब भी हम लोग जो है नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये है नाटो के चीफ, दिस वन, ठीक है, ये है जेंस और ये है जेलेंस्की, ठीक है। तो ये दोनों ये कमिटमेंट शो करते हैं कि वी आर स्टिल वांटिंग टू ज्वाइन नाटो इन स्पाइट ऑफ रशियन ऑब्जेक्शन, हम अब भी नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ रशियन ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो पुतिन बोलते अच्छा भाई दिखाते तुमको फिर, ठीक है, ज्वाइन करना ही है तो देखते फिर कैसे करते हो तुम ज्वाइन, ठीक है। तो 16 दिसंबर 2021 की बात है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, ठीक है, जेलेंस्की एंड नाटो चीफ जेंस दे मीट एट ब्रुसेल्स बेल्जियम एंड यूक्रेन reiterates its commitment to join NATO despite Russia's objection, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर रशिया ने जो है एक के बाद एक सबको फोन घुमाया। एक्चुअल में कोई ये नहीं कह सकता कि रशिया ने मौका नहीं दिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो दिसंबर महीने में सिर्फ फोन ही घुमा रहे थे सबको। सो पुतिन हैड अ वीडियो मीटिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ठीक है ना, उनके साथ डिस्कशन किया और उनके सभी के सामने, एक्चुअल में जिन जिन से बात की सभी के सामने उन्होंने दो डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी देखते हैं। ही हैड अ टॉक टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन द नेक्स्ट डे। उसके बाद ही हैड अ कन्वर्सेशन विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। उसके बाद फिनलैंड के प्रेसिडेंट के साथ, साउदी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, ठीक है ना। तो या तो फोन पे बात हुई या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इन सभी लीडर्स के सामने इन्होंने एक डिमांड रखी, नहीं दो डिमांड रखी। पहला, आस्ट फॉर रिटर्न गारंटी की यूक्रेन जो है ये नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। रिटर्न गारंटी मांगा कि आप हमें रिटर्न गारंटी दे दो, हम जो यूक्रेन के तरफ जितने भी ट्रूप्स लगा रहे, ठीक है ना, वहां पे 1 मिलियन ट्रूप्स उन्होंने खड़ी कर दी थी, ठीक है, हम उन सबको पीछे ले लेंगे,
ठीक है, आप रिटर्न में लिख कर दो कि ये नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो बिडेन ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, यूक्रेन तो एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन कंट्री के ऊपर हम कैसे प्रेशर डाल सकते हैं। सो वो सॉवरेन है, वो अपना डिसीजन खुद लेगा, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है, हम नहीं फोर्स करेंगे, ना हम हाँ बोलेंगे ना हम ना बोलेंगे, ठीक है ना, तो अपनी मर्जी से आएगा तो आएगा। ठीक है, दूसरा बोला कि ये जो अपने बाल्टिक नेशंस में लैटविया, एस्टोनिया और लिथुनिया में अपने ट्रुप्स अपने डिप्लॉय कर रखे नाटो के ट्रुप्स, इनको भी हटा लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिचुएशन हो ही सकता है एक फौजी जो है उधर अटैक करेगा, उसके रिटेलिएशन में ये अटैक करेंगे तो 30 के 30 जाकर उनको धो देंगे, ठीक है ना। सो वी डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ कंडीशन टू कम अप, इसीलिए आप अपने ट्रुप्स को वहां से पीछे कर लो, ठीक है, और एक रिटर्न गारंटी दे दो, तो बस यहाँ पे मामला सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। सो नाटो मेंबर्स ने क्या बोला, उनका रिएक्शन क्या था, यूक्रेन इज अ सॉवरेन स्टेट एंड हैज फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, ठीक है ना। तो पुतिन का क्या रिएक्शन था, बोला कि ठीक है भाई, अगर यही चाहते हो तो हमारे पास भी अपने तरीके हैं, ठीक है, तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, तो अत्तामाजी सटक ली, ठीक है। अब इसकी सटकने के बाद इसने अब बात आती है कि किस तरीके से इसने अटैक किया और कैसे कोई भी रूल का उल्लंघन नहीं किया। अब उल्टी गिनती चालू। सो व्लादिमीर पुतिन डिमांड्स NATO guarantees not to expand eastwards and not to deploy weapons near Russia's border, ठीक है, ये इसके डिमांड्स थे, ठीक है, 1 दिसंबर 2021 की बात है, ठीक है। ये है सारे नाटो के मेंबर्स, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है सारे इनके मेंबर्स, ठीक है। तो कनाडा, यूएस, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, डेनमार्क, नॉर्वे, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, तो गिनते रहो, ऐसे 30 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। सो अब क्या हुआ, अब रशिया जो है अब अपना गेम खेल रहा है, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि यूरोप, ये क्या बोलते हैं, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, तो ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट लोग थे जो कि कंजर्वेटिव रशियंस थे, ठीक है, ये जो है ये रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज एवरीथिंग मैचेस विद रशिया, ठीक है, और ये रशिया के बॉर्डर से भी जुड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे आर हैविंग मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशिया। ये जो जगह है इसको बोलते हैं डॉनबास रीजन, ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज डॉनबास। डॉनबास में दो जगह आती है, एक डोनेस्क और एक लोहांस, डोनेस्क एंड लोहांस, ठीक है। तो ये डोनेस्क एंड लोहांस है, ठीक है, ये है डोनेस्क, ये है लोहांस, और ये दोनों एरिया को मिलके डॉनबास बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब रशिया देखो किस तरीके से अपना टाइमलाइन गेम खेल रहा है, ठीक है। इससे पहले ये है कि बीजिंग में इस बार विंटर ओलंपिक्स था, इफ यू रिमेम्बर, पता है ना सबको, बीजिंग हैड होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स दिस ईयर, यस। और रशिया जो है, रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है ना। तो चाइना ने जो है रशिया को इस बार एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, किसकी, ये बीजिंग ओलंपिक्स की। और इसमें क्या हुआ कि रशिया ने चाइना से सपोर्ट मांगा, तो चाइना ने बोला कि आप भी ये बोल कर जाओ कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। तो पुतिन गए थे इनॉग्रेशन करने, और वो वहां पे बोल कर आए कि ताइवान बिलोंग्स टू चाइना, ठीक है, तो देर इज ओनली वन चाइना, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ताइवान, ताइवान इज ऑफ चाइना's टेरिटरी, ठीक है, ये गारंटी पुतिन ने दे दी। बदले में जो है चाइना ने बोला हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे इस वॉर में, ठीक है ना। तो देखो 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म होता है, चाइना ने उनको रुका के रखा कि फालतू में अभी जो है रशिया पर तो ओलंपिक्स बैन है ना, हाँ है ना, तो वो सिर्फ उसको ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए बुलाया था, पार्टिसिपेट थोड़ी किया। और वो भी, मतलब ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कैसा बैन है। इफ यू हैव सीन द समर ओलंपिक्स दिस ईयर, वो RI नहीं, ओलंपिक कमिटी के नाम से, OIR, ठीक है, हाँ ROC सॉरी सॉरी, ROC नाम से जो है वो लोग फिर भी पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, ठीक है। सो पता नहीं कैसे ही बैन था वो, एनीवेज, तो दैट इज नॉट द कंसर्न हियर, they can smell non-veg but can't eat, yes exactly ठीक है, हम ग्रेवी खाते हैं, हम पीस नहीं लेते, ग्रेवी खाते हैं, ओके। सो चलो, तो बात ये हो रही है कि चाइना ने बोला कि देखो विंटर ओलंपिक खत्म होने तक शांत रहो, तब तक कुछ मत करो। तो रशिया भी बोलता ठीक है, तुम्हारा विंटर ओलंपिक खत्म होने दो। विंटर ओलंपिक 20 तारीख को खत्म हो गया, यस, रशिया अब नए पैकेट में लाइक विम बार। चलो, सो हुआ क्या कि 20 तारीख को जो है, 20 फरवरी को जो है ये विंटर ओलंपिक्स खत्म होता है। 21 फरवरी 2022,
21 फरवरी 2022 के दिन रशिया जो है अपने पार्लियामेंट में, उनके पार्लियामेंट को डूमा बोलते हैं, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट को जैसे हम लोग संसद बोलते हैं, भारत का संसद, वैसे ही उनके पार्लियामेंट को वहां पे डूमा बोलते हैं। तो उन्होंने अपने डूमा में जो है डोनेस्क और लुहांस्क को एक सेपरेट कंट्री बता दिया, ठीक है। तो रशिया ने एक बिल पास की जिसके तहत उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि डोनेस्क और लुहांस्क एक सेपरेट कंट्री है। मतलब ऐसा होगा कि पाकिस्तान अपने पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर देगा कि कश्मीर एक अलग देश है, वैसा कुछ हो गया, ठीक है ना। सो रशिया ने अपने पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया डोनेस्क एंड लुहांस्क आर सेपरेट कंट्रीज, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि रशिया ने यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 को यूज किया। चैप्टर 7 में ऐसा लिखा है कि नॉर्मली कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, नॉर्मली वन कंट्री कैन नॉट अटैक अनदर कंट्री, बट अगर कभी ऐसा हो कि कोई कंट्री का एक छोटा सा पार्ट उससे अलग होना चाहे, इसीलिए अलग होना चाहे क्योंकि वो बड़ा कंट्री जो है उस छोटे से पार्ट को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, उस केस में वो अगर अलग होना चाहे और वो अपने किसी दूसरे साथी से मदद मांगे, तो वो दूसरा साथी उस केस में आकर अटैक कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोहान्स और डोनेस्क में इन लोगों ने जब सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो रशिया ने कहा कि देखो ये लोग हमें बुला रहे हैं सपोर्ट के लिए, सो हम जो है इनके कंट्री के थ्रू यूक्रेन पे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट डिक्लेयरिंग अ वॉर। तो हम लोग जो है चैप्टर 7 के हिसाब से सही कर रहे हैं, बिकॉज इसमें चैप्टर 7 में लिखा ही है कि अगर कोई भी ऐसा सेपरेटिस्ट एरिया हो और वो मदद के लिए बुलाए तो दूसरी कंट्री जा सकती है, तो हम उसी तहत आए हैं। तो रशिया ने क्या किया, यहाँ से पहले इधर आए और यहाँ से इन लोगों ने इधर अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। सो ये लूप होल इन्होंने ऐसा ढूंढा, समझाई बात। ओके, सो रशिया ऑन 24th of February invaded Ukraine as a part of special military operation in Ukraine। तो उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो है यूक्रेन को अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले तो बात सिर्फ इतने से पार्ट की थी, तो यहां से जब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब यूक्रेन थोड़ी शांति से मार खाएगा, तो उन लोगों ने भी अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया तो पूरे दुनिया को दिखाया कि देखो हमें मार रहे, अब हमें मार रहे तो हम लोग थोड़ी चुप बैठेंगे, अब हम लोग हर तरफ से उतर कर आएंगे। अब जितना पार्ट रशिया का बॉर्डर था वहां से भी अटैक करना स्टार्ट किया। फिर बेलारूस ने जो है रशिया को सपोर्ट किया, तो बेलारूस से भी इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया ऊपर से। और फिर नीचे का एरिया तो उन्होंने छीन ही रखा था, सी ऑफ एजोव से इन्होंने अपनी नेवी भेजी और क्रीमिया से अपनी आर्मी भेजी, और ये सारे साइड से जो है उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। तो 3 फ्रंट वॉर लड़ रही थी यूक्रेन अकेले, ठीक है ना। अब कोई नाटो का मेंबर नहीं है इनको बचाने, सारे के सारे नाटो मेंबर्स ने अपने हथियार रेडी रखे थे कि अगर इनके वजह से हमें कोई अटैक करेगा तो हम उसको लड़ेंगे। बट किसी ने भी यूक्रेन को मदद नहीं किया, किसी भी कंट्री ने नहीं, सारे के सारे जो है चुपचाप तमाशा देखते रहे, यूक्रेन मार खाता रहा, ठीक है ना। तो यूक्रेन को बेसिकली अब देखो छोटा सा देश है, इसको भी सोचना चाहिए था कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर यूक्रेन मिल जाता नाटो से तो फिर वो पूरे इस एरिया में जो है नाटो की आर्मी तैनात कर देती, ठीक है, जो कि उन्होंने ऊपर किया बाल्टिक रीजन में, ठीक है, लटीविया में, लिथुनिया में, इस्टोनिया में उन्होंने अपनी आर्मी तैनात कर ही दी है। तो यूक्रेन भी पार्ट बनेगा तो मतलब आर्मी तैनात होगी ही होगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भी तो हो सकता है। उन्होंने जो पहले किया है वही इधर भी करेंगी। तो पूरे के पूरे रशियन बॉर्डर पे अगर नाटो की आर्मी खड़ी रहेगी और पता नहीं कौन किस दिन किधर से अटैक कर देगा, अगर रशिया ने पलटवार किया तो फालतू में मार खाएगा, तो रशिया ने अपना सेल्फ डिफेंस किया, ठीक है ना। सो रशिया बेसिकली डिड इट्स सेल्फ डिफेंस, जो कि गलत हो सकता है, ठीक है, कि उन्होंने छोटे से देश को अटैक किया जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, बट जो भी किया अपने देश को बचाने के लिए किया। तो यूक्रेन ने सबसे मदद मांगी, मोदी जी से भी मांगी, ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा कि मोदी जी ही एक है, ठीक है, जो कि हमारे इस मतलब दुविधा में साथ दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन अच्छा है, नाटो मेंबर्स में से कोई नहीं है, ठीक है। सभी ने जो है बहुत पैसे दिए उनको, हम देखेंगे, ठीक है, सभी ने पैसे से मदद की, वेपन से मदद की, कितना भी हो नेबर्स बदल नहीं सकते, बट बाई चांस अगर वॉर हो जाए तो नाटो आएगा, तब तक यूक्रेन गायब हो जाएगा, राइट, ठीक है। नहीं नहीं, अभी नाटो भी नहीं आ रहा, नाटो क्यों आएगा, नाटो का मेंबर थोड़ी है वो, ठीक है। सो व्हाई विल नाटो कम इन दिस। इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस दी, हाँ तुम्हें चोट लगी है, चलो तुम्हें मदद पट्टी लगा देते हैं।
ठीक है। सो 25th ऑफ February, बेमानी भी इतने ईमानदारी से की इन्होंने, राइट। ठीक है। तो 25 फरवरी 2022 यूएनएससी में मीटिंग होती है, स्पेशल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई कि ये रशिया क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो है हमें बात करनी चाहिए। सारे मेंबर्स को बुलाया। एंड इस टाइम पे जो है ना, इंडिया इसका हेड था यूएनएससी में। इंडिया हैज गॉट नॉन परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है, 2 साल के लिए होता है। सो जो है जनवरी में इंडिया वाज द हेड, इंडिया वाज द चेयर। सो इंडिया को ये मीटिंग बुलानी पड़ी। ठीक है। सो इंडिया ने जो है ये मीटिंग बुलाई, स्पेशल मीटिंग। इसमें जो है, अब देखो, इफ यू नो अबाउट यूएनएससी, यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया भी एक है, फिलहाल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है ना। सो ये परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर होता है कि चाहे कितना भी कुछ भी वोटिंग हो, उसने ना बोला तो ना होगा। ठीक है ना। सो रशिया भी तो चालाक है ना, उनको पता है कि ये मीटिंग होने ही वाली थी यूएनएससी की, बट रशिया उसमें परमानेंट मेंबर है। तो चाहे उस मीटिंग में कुछ भी हो, तो ये मुद्दा उठाया गया कि रशिया को उधर से अपने ट्रूप्स निकाल लेने चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर वोटिंग करो। तो अब इसी बात है, ज्यादातर लोगों ने वोटिंग किया कि इसको निकाल लेने चाहिए। इंडिया को भी पता है कि फालतू में क्या है कि रशिया के पास वेटो पावर है, वो अपना वेटो यूज करने ही वाला है। तो हम हाँ करें ना ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया ने वोट करने से इनकार कर दिया। इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन यूएनएससी। क्यों? क्योंकि उनको अपना रिलेशन बना के रखना है, सबसे बना के रखना है। तो हम फालतू में वोट क्यों करें? क्योंकि अपने को पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। रशिया के पास वेटो पावर है, रशिया अपना वेटो यूज करके जो है सबको ऐसे भी चुप करवा देगा। तो फालतू में हमारे वोट से हम इनके दुश्मन क्यों बन जाए? ठीक है ना। और अगर हमने रशिया के तरफदारी की, तो हम लोग यूएस के दुश्मन बन जाएंगे। तो हमने जो है शांतिपूर्वक वोटिंग नहीं की। तो हमने नहीं की, चाइना ने नहीं की, और यूएई ने भी नहीं की। तो अमेरिका जो है यूएई पे चिढ़ गया, बोला कि चलो इंडिया तो दोनों से वो बराबर का रखना चाहता है, चाइना भी बराबर रखना चाहता है, यूएई को क्या दिक्कत है? यूएई ये तो हमारा बचपन का दोस्त है। ठीक है। ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनकी यूएस के साथ बहुत अच्छी जमती है। तो यूएस ने बोला कि भाई तुम तो हमारे होते, बाकी का तो समझ में आता है। एनीवेज, इस वोटिंग का ऐसे भी कोई मतलब नहीं था, इस मीटिंग का ही कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रशिया के पास वेटो पावर था ही। अगर उनके मतलब 14, मतलब 15 में से 14 लोग अगेंस्ट होते, और ये एक जो है वेटो पावर यूज कर देता, तो भी कोई मतलब ही नहीं था ये मीटिंग करवाने का। तो वो एक्चुअल में रशिया को भी पता था कि ये मीटिंग वीटिंग करो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होने वाला इससे। ठीक है, हम नहीं मानने वाले। ठीक है। तो 26 फरवरी 2022 यूई बार्ड सिलेक्टेड रशियन बैंक्स फ्रॉम सोसाइटी फ्रॉम वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो देखो, जब हमारे देश में कभी किसी को पैसा भेजना होता है ना, तो आप देखना उसमें एक अकाउंट नंबर लगता है और एक आईएफएससी कोड लगता है। ये जो आईएफएससी कोड है, ये हमारे देश में कहीं पे भी आप पैसे भेजो, आईएफएससी कोड आपको लगेगा। तो ये देश के अंदर पैसे भेजने के लिए आईएफएससी कोड होता है। वैसे ही पूरे दुनिया में अगर आपको ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंडिया से यूएस में पैसे भेजने हैं, तो आपको एक लगता है स्विफ्ट कोड। जस्ट लाइक आईएफएससी कोड, देयर इज अ स्विफ्ट कोड। ये जो स्विफ्ट कोड है ना, ये यूरोपियन नेशन है, ये यूरोपियन यूनियन ने रशिया के बैंक्स का स्विफ्ट कोड डिसेबल कर दिया, जिससे कि ये लोग अब कहीं पे पैसा नहीं भेज पाएंगे। ठीक है ना। किस में नहीं भेज पाएंगे? यूरो में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि किसने बार किया था? ईयू ने। इसका मतलब अगर इनको किसी कंट्री के साथ यूरो डॉलर्स में जो है, ये क्या बोलते हैं, यूरो में अगर ट्रेडिंग करनी है, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है ना। अब वो यूरो करेंसी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो रशिया ने बोला भाड़ में जा, हमारे पास अपना खुद का करेंसी है रूबल्स, हमारे साथ जो ट्रेड करना चाहेगा हम उसके साथ रूबल्स में कर लेंगे। ठीक है ना। तो इनके साथ जो है अभी रूबल्स में ट्रेडिंग चल रही है सारे कंट्रीज की। सो रशिया जो है सारी चीजें सोच कर आया था कि क्या इंप्लीकेशंस पड़ सकता है हम पे। यूएनएससी का तो उसको टेंशन ही नहीं था, स्विफ्ट कोड का भी उसको पता था, बट उसने बोला हमारी खुद की करेंसी है ना, हम उसमें ट्रेड करेंगे। इंडिया को कुछ चाहिए तो हम लोग उनसे रूबल्स में पैसा मांगेंगे, सिंपल। ठीक है ना। तो हमें चाहिए ही नहीं यूरो, यूरोपियन यूनियन से अपने को कुछ करना ही नहीं है। फिलहाल तो वॉर हो रहा है, तो उनसे ऐसे भी मदद नहीं मिलने वाला, पता था। ठीक है ना। 27 फरवरी रशियन ट्रूप्स पास प्रेस टुवर्ड्स द मेजर सिटीज लाइक कीव, खरीव एंड खरसन। ये जो मेजर सिटीज है यूक्रेन, उधर चली गई। यू ने जो है रशियन एयरक्राफ्ट्स को उनके ईयू के स्पेस में आने से रोक दिया। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट, अब रशियन एयरक्राफ्ट उनके उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता। ठीक है, किसके एयर स्पेस से? ईयू के एयर स्पेस से नहीं उड़ सकता। रशियन मीडिया सिस्टम्स एंड इंटरनेट सिस्टम सारे बैन कर दिए इन्होंने, मतलब भाड़ में जाए। हमारे चैनल तुम्हारे उधर नहीं दिखेंगे, हमें क्या, हमें तो दिख रहे हैं इधर। ठीक है ना। तो इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दे आर जस्ट प्लेइंग सम ब्रेन गेम हियर। यू कुछ काम तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने जो है आकर लड़ाई में मदद की।
ये पीछे से जो है स्विफ्ट कोड बंद कर रहे हैं, टेलीविजन बंद कर रहे हैं, इनका इंटरनेट बंद कर रहे हैं, मतलब भाड़ में हमारे देश में सब चल रहा है, तुम्हारे उधर बंद कर रहे हो, हमारे लिए हमारा क्या करो। ठीक है, 20 फरवरी 2022 ईयू ने जो है 500 मिलियन यूरो से सपोर्ट दिया यूक्रेनियन मिलिट्री को। ये पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंट किसी भी थर्ड कंट्री को दिया हो। ठीक है ना, किसी भी थर्ड कंट्री को, मतलब ये एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन के उतने अच्छे मेंबर भी नहीं है, जस्ट नए नए बने हैं, इनके लिए थर्ड कंट्री एक तरीके से। ठीक है ना, ये थर्ड कंट्री को इन्होंने इतना बड़ा पैकेज पहली बार इशू किया। जब कुछ नहीं बन रहा है, स्विफ्ट कोड बैन कर लिया, इंटरनेट बैन कर लिया, फिर भी नहीं चुप हो रहे, तो उन्होंने अब हथियार दे दिए कि हम तो नहीं आ रहे, तुम हथियार ले लो। ठीक है ना, फिर यूएस ने जो है इनको 13.6 बिलियन डॉलर्स दिए कि आप जो है इस पैसे को खर्च करो, फिर भी जो है इनके सिटी का ये हाल है। ठीक है, रशिया ने इनको पूरा तबाह करके रख दिया। ठीक है, कुछ नहीं बचा, बॉम्बिंग दिख रही है, खतरनाक बॉम्बिंग कर दी उनकी। ठीक है, और क्योंकि इंडिया ने इस पूरे टाइम में ना तो इनका साथ दिया ना तो उनका साथ दिया, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया वापस लाया गया। ठीक है ना, तो इंडिया के स्टूडेंट्स को जो इंडिया वापस लाया गया वो कौन से मिशन से लाया गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिशन? ऑपरेशन गंगा। यस, सो ऑपरेशन गंगा से जो स्टूडेंट वापस आए ना, आज के सुबह का न्यूज है कि ये इंडियंस को रशियन यूनिवर्सिटी में अब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि जिनकी भी पढ़ाई वहां पे आधी छूट गई थी, ठीक है, वो लोग उधर से ही अब वापस आकर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इन रशिया दे कैन कंटिन्यू दिस देयर स्टडीज। ठीक है, तो ये आपको हाल दिख रहा है, ये हाल कर दिया रशिया ने इनका। ठीक है, ऊपर से बेलारूस ने सपोर्ट कर दिया, तो रशिया अटैक्ड यूक्रेन फ्रॉम ऑल द 3 फ्रंट्स। नॉर्थ से बेलारूस से, ईस्ट से जो है डॉनबास रीजन से, और साउथ से क्रीमिया और सी ऑफ एजोव से, तो हर तरफ से घेर लिया। 11th ऑफ मार्च यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोलता है थैंक यू वेरी मच, अब मुझे नेटो मेंबरशिप नहीं चाहिए, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरे हाल पे छोड़ दिया, अब मेरे को नेटो मेंबरशिप नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो वॉर रुक जाना चाहिए था ना, जब उसने बोल दिया कि मेरे को नेटो मेंबरशिप नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, बट नहीं रुका। क्यों? क्योंकि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रशिया? उन्होंने बोला था कि हमें रिटर्न में दो, रिटर्न गारंटी दो कि नाटो कभी भी जो है इन फ्यूचर भी ये यूक्रेन को अपना पार्ट नहीं बनाएगा, रिटर्न में दो। और दूसरा, ये लैटिविया, एस्टोनिया, इन सबसे जो है अपनी आर्मी को हटा लो। ठीक है ना, तो ये अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए मारे जा रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा ये इनको मारे जाएंगे। और ये लोग चुपचाप देख क्यों रही है? आज 112वां दिन क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी तक ये नाटो के मेंबर्स नहीं है, और यूक्रेन मार खा रहा है, तो इससे कि ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्री को क्या ही फर्क पड़ रहा है? कौन से ये एकदम लंगोटिया दोस्त है इस यूक्रेन के, मार खा रहा है, खाओ। तो ये तब तक मारते रहेंगे जब तक ये एश्योरेंस नहीं आएगा। अब देखते हैं कब खत्म होता है, क्योंकि वो लोग तो देने से रहे अब। ठीक है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लोग मार खा रहे तो। ठीक है ना, तो ये कब तक चलेगा, देखते रहते हैं। ठीक है, तो 29 मार्च रशिया और यूक्रेन जो है नेगोशिएशन करने के लिए इस्तांबुल आते हैं। ठीक है, दे केम टू इस्तांबुल। यूक्रेन ने जो है पूरा डिटेल्ड वो दिया, प्लान दिया कि हम लोग किस तरीके से न्यूट्रल हो जाएंगे, हम वॉर से हट जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या है कि रिटर्न एश्योरेंस नहीं आया, रिटर्न एश्योरेंस नहीं आया, इसलिए फाइट अब भी चल रही है। यूरोप बस झगड़े का वीडियो निकाल रहा है, राइट? ठीक है, सो दे आर लाइक दोस पीपल, जो रास्ते में झगड़ा नहीं होता, सो लोग जो है वहां पे झगड़ा रोकने से पहले फोटो वोटो खींचते हैं, तो यूरोप इज बेसिकली डूइंग दैट। ठीक है, सो फाइट इज स्टिल ऑन गोइंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, एट सम प्लेसेस यूक्रेन आर्मी हैज सरेंडर्ड ऑल्सो। अगर यूक्रेन अश्योरेंस दे दे, तो वो तो दे ही रहा है ना, बोल तो रहा है कि आज हम लोग नहीं बनना चाहते उसके पार्ट, लेकिन सिर्फ यूक्रेन जो है एक पर्ची पे जो है लिख कर दे दे, उसका कोई मतलब नहीं है। नेटो अगर दे दे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होगी। यूक्रेन जो है कल को मन बदल लेगा, उनका प्रेसिडेंट बदल जाएगा, उनका मन बदल जाएगा। ठीक है, बट नेटो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है ना कि हम लोग कभी भी नहीं लेंगे उनको, लेकिन ये हो नहीं सकता, इट विल नेवर हैपन। ठीक है, तो ये मार खाते रहेंगे। ठीक है, एट सम प्लेसेस यूक्रेन आर्मी ट्रूप्स सरेंडर्ड। ठीक है, एट सम प्लेसेस रशिया विड्रॉड फ्रॉम देयर ट्रूप्स। ठीक है, कुछ कुछ एरिया से रशिया ने अपना वापस भी ले लिया है, तो अभी थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, बट अभी भी चल रहा है अटैक। ठीक है, दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, मीनवाइल 2 अदर यूरोपियन नेशन क्लोज टू रशिया हैड शोन इंटरेस्ट ऑफ ज्वाइनिंग नेटो। अब इस इतना ही काफी नहीं था, अब इसमें जो है 12 में और 15 में, एक दिन फिनलैंड ने बोला कि हम लोग नाटो जुड़ना चाहते हैं, एक दिन स्वीडन ने बोला हम लोग नाटो जुड़ना चाहते हैं। अब ये फिनलैंड और स्वीडन किधर है? फिनलैंड देखो इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, इसका गुस्सा भी यूक्रेन पे ही उतारा जा रहा है।
फिनलैंड ने अभी जो है, फिनलैंड ने बोला है कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं। स्वीडन तो फिर भी थोड़ा दूर है, बट ये भी एक्चुअल में बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो इनका भी बॉर्डर शेयर होता है ऊपर से, ठीक है। हाँ ये तो ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। फिनलैंड तो हाँ जो भी फॉलो करता है, बट दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये लोग एक्चुअल में ना, ये लोग इतने दिन से नाटो के पार्ट नहीं है, बट नाटो के सारे ऑपरेशंस जो है फिनलैंड के ग्राउंड्स पे होते हैं। फिनलैंड उनको पूरा ऑपरेशन करने के लिए जगह देता है। अब वो फाइनली इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हम लोग फाइनली मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फिनलैंड ने और स्वीडन ने अभी रिसेंटली जब शो किया, तो रशिया ने जो है उनको भी धमकी दी, तुम बन के तो देखो, ठीक है। अगर फिर से यूक्रेन ना बना दिया तुम्हारे देश को तो देखना, ठीक है। तो फिनलैंड और स्वीडन को जो है अब इन्होंने धमकी दे रखी है, क्योंकि देखो स्वीडन का भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से टच करता है। अ लिटिल पार्ट ऑफ स्वीडन इज ऑल्सो टचिंग ओवर हियर विथ रशिया, ठीक है। सो क्या हुआ, तो फाइनली जो है इन लोगों ने, स्वीडन ने भी विलिंगनेस दिखाया, फिनलैंड ने भी विलिंगनेस दिखाया। वेस्टर्न कल्चर लोगों को बहुत करप्ट कर रहा है, करप्ट करने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, वो मतलब जानबूझकर वो होता है ना, बेंच पार्टनर जो है जानबूझकर आप चुपचाप बैठे रहते हो, नीचे से जो है वो पेन टोचता है आपको, राउंडर टोचता है, कुछ नहीं हुआ तो सर पे ऐसे ही टप्पू मार देता है, वो चल रहा है इधर और कुछ नहीं, ठीक है। अरे इनसिक्योरिटी में वो तमाशा देख रहे हैं बस, ठीक है। इनको ही पता है कि होने कुछ नहीं वाला है, ये यूक्रेन मार खाएगा चुपचाप से, ठीक है। सो नाउ इम्पोर्टेंट प्लेस इन यूक्रेन की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज इन न्यूज, सो समथिंग रिलेटेड टू दिस विल कम इन द एग्जाम, ठीक है। तो यूक्रेन का जो कैपिटल है वो है कीव, वहां की जो करेंसी है वो है हर्विनिया, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल, ठीक है। चेरनोबिल के बारे में आपने सुना होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो पूरा फट गया था वहां पे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आप ये मानो कि एटम बॉम्ब जैसे कंडीशन हो गई थी। न्यूक्लियर रिएक्टर अगर फट जाता है तो एटम बॉम्ब है वो एक तरीके से, ठीक है ना। तो वो जो है वो 26 अप्रैल 1986 में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, हॉट स्टीम एक्सप्लोड हो गया था। हॉट स्टीम एक्सप्लोड होने से न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4, चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 पूरे तरह से जो है तबाह हो गया। जब वो पूरे तरह से तबाह हो गया तो उससे रेडिएशंस निकले। तो आज इतने सालों बाद भी चेरनोबिल में कोई नहीं रहता। चेरनोबिल इज अ एक्सक्लूसिव, ये चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन, मतलब इतने एरिया में कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे अभी भी रेडिएशन है, ठीक है। वहां पे अगर कोई इंसान रहने जाएगा तो रेडिएशन से आज भी जो है वो लूले लंगड़े पैदा होंगे, ठीक है। उनको जो है मेंटल बीमारियां हो जाएंगी या कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता एक्सेप्ट फॉर रिसर्चर्स, ठीक है। वो लोग भी पूरे तरह से एकदम शील्ड वील्ड पहन के जाते हैं, ठीक है। सो रेडिएशन सब भी प्रिवलेंट है उधर, ठीक है। सो नो मैन इज अलाउड एक्सेप्ट फॉर रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। रशिया की बात करें तो इनका जो करेंसी है वो है रूबल, रशियन रूबल, और उनका जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ठीक है। ये वो रिएक्टर था, चेरनोबिल का रिएक्टर, ठीक है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, बट as it is going on in the current affairs it might come। रशिया नाटो को ज्वाइन क्यों नहीं करता, रशिया का खुद का है CSTO, ठीक है। रशिया के CSTO में 6 मेंबर्स है, ठीक है। जैसे नाटो है उसमें 30 मेंबर है, ये CSTO में 6 मेंबर है। मतलब बेसिकली इक्वेशन ऐसा होगा, अगर रशिया और मतलब नाटो का कभी वॉर होता है, इस तरफ से 6 कंट्रीज, उस तरफ से 30 कंट्रीज, इट विल लीड टू अ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं देना है, ठीक है जी। सो दिस एंड्स द टॉपिक।